The important keywords in this article is digital sovereignty, performance of the digital diplomacy. तो डिजिटल डिप्लोमेसी का एग्जांपल मैंने बता दिया कि वेस्टर्न कंट्रीज टॉक अबाउट द फ्री फ्लो ऑफ डेटा, इंडिया एंड अदर ब्रिक्स कंट्री टॉक अबाउट द डेटा लोकलाइजेशन, डेटा स्टोरेज विद इन द रिस्पेक्टिव बाउंड्रीज। तो डिजिटल डिप्लोमेसी की बात होता है। फिर डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, or there is a project, and another keyword, there is project of humanizing the AI, because it is being implemented in various field, right from e-governance, chatbot, civil, military, etc. तो मशीन लर्निंग डिपेंडेंस बढ़ते जा रहा है, डीह्यूमनाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ वॉरफेयर, आप एक बटन दबाइए वहां से बॉम्ब स्ट्राइक कर सकते हैं फ्रॉम द यूएवी। तो वर्ड जो यूज होता है टेक्नोक्रैट, ब्यूरोक्रेट, इकोक्रैट, इकोक्रैट रिलेटेड टू इकोलॉजी। So next article is talking about the existing MSP and procurement policy favors only few crop. It creates a market distortion. Currently, it is being largely on paper. It is mostly driven by the rice, wheat, sugarcane. उसी में ज्यादा एमएसपी मिलता है। डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट स्केल, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट होता है एमएसपी। लेकिन बाकी जगह में मस्टर्ड जैसे 5501 रुपीज है, चना, चिकपी, लेकिन वहां पर बायस है विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्रॉप्स, बोल सकते हैं इसमें। वीट अट्रैक्ट 40% ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, बाहर से भी इम्पोर्ट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम तो वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो जो कंज्यूमर सेंट्रिक जो इंटरवेंशन किया जाता है बाय द स्टेट टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर राइट्स एंड ऑल्सो द रिड्यूस द वोलेटिलिटी इन प्राइसेस इन द मार्केट, तो उससे थोड़ा घाटा होता है विथ रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स। Similarly, India's edible oil import have been increased to 16 million ton. So 16.7, 11.6 million ton to 16.5 million ton और 16.7 बिलियन डॉलर वैल्यू है तरह से। तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो वी शुड वेट फॉर द मोर जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड मस्टर्ड हर्बिसाइड रेजिस्टेंट सोयाबीन टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द इम्पोर्ट बिल। क्योंकि हम लोग बाहर से मंगा भी रहे तो मोस्टली ऑफ द जो ऑयल होते हैं, कैनोला ऑयल हो गए या फिर सोयाबीन ऑयल, दे आर मेड बाय द जीएम क्रॉप। तो इफ वी आर यूजिंग दैट जीएम ऑयल, देन वी कैनॉट, हम लोग बोल नहीं सकते कि इंडिया में क्यों नहीं किया जाए। तो एक ये एक चैलेंज है। तो इसमें क्या वर्ड होते हैं मानसी, इसमें फोटो थर्मो इंसेंसिटिव क्या है, पता है अगर तो? तो थर्मो इनसेंसिटिव वैरायटीज इन चना एंड मूंग, मतलब कि फोटो मींस जो सनलाइट और थर्मो मींस टेम्परेचर, सो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है अगर कोई वेरिएशंस हो रहा है इन लाइट और इन टेम्परेचर। तो दिस इज द मीनिंग, इट इज इनसेंसिटिव टू दोज वेरिएशंस। हम्म। And the best way is to replacing all price based support, whether MSP or input subsidy, और पर एकड़ इनकम ट्रांसफर करना चाहिए। जैसे पीएम किसान का बात हो रहा है या फिर रायतू बंधु स्कीम ऑफ तेलंगाना, इन विच द सब्सिडी इज गिवन पर एकड़ बेसिस। लैंडेड फार्मर्स को भी मिलता है उसमें, स्मॉल एंड लार्ज लैंडेड फार्मर्स। उसे डायरेक्ट इंटरवेंशन होगा और आप जो एक्स्ट्रा यूजेस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यूरिया, वाटर, वो घटा सकते हैं, तो प्राइस भी कम हो सकता है, इनपुट प्राइस। इंडियन साइंस कांग्रेस का कल बात किए थे। इट इज 111 years ओल्ड एंड इट इज द फंडिंग इज गिवन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। सोसाइटी के अंदर बना हुआ है ये इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। फोरम है फॉर द कन्वर्सेशन, डिस्कशन, डिबेट ऑन वेरियस साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक क्वेश्चंस इन इंडिया। इट इज अ कोलैबोरेशन डिस्कशन प्लेटफॉर्म बिटवीन द students, scientists and researchers, journalists, etc.
तो कल्टीवेशन ऑफ साइंस, साइंटिफिक स्पिरिट, रैशनल माइंड को प्रमोट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इम्पॉर्टेंट बॉडी है। काउ बाय लेजिस्लेशन क्या होता है प्रवेश? काउ बॉय लेजिस्लेशन। ये काउबॉय लेजिस्लेशन तो ऐसा कोई टर्म नहीं होता, ये डेरेक ओब्रायन जी ने यूज किया है। काउबॉय हाँ लेजिस्लेशन वही होता है कि मतलब कोई बूढ़ा पड़ा हुआ इंसान कोई ऐसा कानून बना दे जिसके ऊपर खुद को ही समझ ना हो क्या बनाया उसने, मतलब ठीक किसी है। बच्चे ने कोई कानून बना दिया। ठीक है। यूथी रेबल, इम्पोर्टेंट, सोच लो दिमाग में एक बार। रेड सी, इम्पोर्टेंट लोकेशन। ईरान, तेहरान कैपिटल, सुलेमानी आईआरजीसी के हेड थे। पीओडब्ल्यू, प्रिजनर ऑफ वॉर आफ्टर यूए मेडिएशन। ठीक है, आप वेटिकन। मुझे ये बताइए, तो हम्म। अभी ईरान और यूएस के बीच में कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है, क्या वो सिमिलर थी इंडिया और यूएस के बीच में? नहीं, टोटली डिफरेंट है। कैसे? Because India was not brutally anti-US that time. India was not trusting US. India was antagonist to the US, but it was not. Uh, India's relation with Pakistan is much more, बोलेंगे तो healthier और अच्छा है as compared to US ईरान, ज्यादा है वो एक नहीं, तरह से। अभी तो हम अभी की बात नहीं, मतलब मैं पहले वाले इंडिया की बात कर रहा हूँ, 70s 80s हाँ, उसी में 90s के बता रहे टाइम। हूँ वैसा। इंडिया डिडंट ट्रस्ट यूएस, लेकिन इंडिया का जो ब्यूरोक्रेट थे, हायर सिविल सर्वेंट थे, वो भी भेजते थे पढ़ने के लिए यूएस में अपने बेटे, और वहां पे प्रॉपर्टी लेते थे जा करके। वैसे ईरान के और लोग नहीं करते। और ईरान में जो ऑपोजिशन है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का ऑपोजिशन, वो जाते रहते हैं ईरान, मतलब जाते हैं यूएस में। तो डिफरेंट है ईरान और यूएस, और इंडिया और यूएस के बीच में रिलेशनशिप में। ठीक है, तो एक चीज तो बिल्कुल सेम है, और वो है न्यूक्लियर मैटर। हाँ, ईरान जो है वो न्यूक्लियर सैंक्शन उस पर अभी लग रहे हैं, इंडिया के ऊपर, इंडिया पे 30 से 40 साल पहले लगे थे। वो वैसा टाइप नहीं लगा था, क्योंकि इंडिया हैव गुड टाइज विद अदर कंट्रीज ऑल्सो। ईरान के पास नहीं है। ईरान एंटागोनाइज करता है हर एक कंट्री को वर्ल्ड वाइड में, वेस्टर्न कंट्रीज को। इंडिया करेगा और तो अगर मैक्सिमम एक कंट्री को करेगा, और दो अगर मैक्सिमम। ईरान और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की आप कुछ चीज बता पाए तो, मतलब हिस्टोरिकल किस तरीके से ईरान से कनेक्टेड है इंडिया? हिस्टोरिकली ईरान से कनेक्टेड अगर बोलेंगे शॉर्ट में, अगर 30 सेकंड बोलना है मुझे हम्म, तो डारियस से बात करेंगे, मतलब टॉलेमी और डारियस के समय में, अलेक्जेंडर द ग्रेट जब इंडिया में आए थे। उसके बाद ग्रेको रोमन इन्वेजन हुआ था इंडिया में तरफ में, सेल्यूसियस निकेटर का बात होता है, बिफोर चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसमें भी ईरान के थ्रू आए थे, तो हराए थे ईरान को। याद एग्जैक्टली वो एक्यूमेडियन एम्पायर थे उस समय, आई थिंक ईरान, तो उसको हराए थे। उसके बाद अगर बोला जाए तो फिर गुप्तास के समय में, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिर मिडिवल इंडिया में, तो मिडिवल इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नूरजहान। नूरजहान बेटी थी ईरान की जो बड़े नोबल, और उनका शादी हुआ था ये जहांगीर के साथ। तो जो नूरजहां थी, उनका रोल था कि ईरानियन पॉपुलेशन, ईरानियन जो आर्टिस्ट थे, उनका इंटेलेक्चुअल थे, फिर धीरे धीरे जो इंडिया में इन्फ्लुएंस बढ़ गया ईरान का, कारपेट डिजाइनिंग, कारपेट मेकिंग, इत्र का, फिर टेम्पल मेकिंग, सॉरी टेम्पल मेकिंग मॉस्क में, फिर पेंटिंग हो गया, सब ईरानियन इन्फ्लुएंस बढ़ गया इंडिया में। तो उस समय, और उसके पहले अकेबेडियन एम्पायर, उज्बेक, और इंडिया में मुगल एम्पायर के बीच में क्लैशेस रहता था ओवर द खुरासान रीजन। उसके बाद वो आएंगे अगर 1918 ब्रिटिश के समय में, तो ईरान सॉर्ट ऑफ एक तरह से ऑक्यूपेशन में था कुछ साल। उसके बाद फिर जब रिलीज हुआ 1911 के आसपास में, तो वहाँ ऑयल फाउंड हुआ। तो बिग जो वेस्टर्न का पावर्स थे वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया ऑयल में। तो ऑयल इन्वेस्टमेंट करने से लगा, शाह ऑफ ईरान को प्रमोट किए। तो शाह ऑफ ईरान डिक्टेटर रिजीम थे, जो सेकुलर थे, वेस्टर्न बायस थे। तो उन्हीं के खिलाफ रेवोल्यूशन हुआ 1979 में, जो शियाइट रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, जो खोमेनी के अंदर में, कि फॉर द गोल्डन पीरियड ऑफ द शिया।
तो उनका, तो ये हो गया प्रवेश ओवरऑल, मतलब बेसिक में ऐसी रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है कि पुतिन ने ऑफर किया सिटीजनशिप, जो भी रशिया के लिए लड़ेगा या जो रशिया हाँ को सपोर्ट करेगा उसको सिटीजनशिप दे देंगे। हाँ, तभी तो नेपाल के लोग जा रहे हैं ना, देयर हैज बीन इंक्रीज इन द गोरखा माइग्रेशन टुवर्ड्स द रशिया, एंड ठीक है, तो उसी का अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 Gorkha have died in this war. बोलो। नहीं, आएगा क्वेश्चन है, कैन इंडिया गो विद सिमिलर स्टैंड कि नो पाकिस्तान के खिलाफ जो करेगा उसको हम सिटीजनशिप देंगे? नो, वाई? बिकॉज बिकॉज पहली बात है, जो इंडिया इज नॉट अ मर्सिनरी बेस्ड ग्रुप, मर्सिनरी बेस्ड आर्मी नहीं है इंडिया का। इंडिया के पास प्रोफेशनल आर्मी है वर्ल्ड में, और इंडिया के पास मैन पावर ऑलरेडी है। सिटीजनशिप देना और लड़ाई करने के लिए इट इज अनएथिकल प्रोसेस, क्योंकि आप पैसा से आप कर रहे हो। तो इंडिया क्या बोल सकते हो, एक वर्ड यूज कर सकते हो जिसको प्राइवेट आर्मी बोलते हैं, ब्लैक वाटर, जैसे यूएस में प्राइवेट मिलिशिया, वैसे इंडिया क्रिएट कर सकता है दूसरे कंट्री में। इंडिया को जरूरत नहीं पड़ेगा, इंडिया ऊपर रहेगा तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा, तो फिर किसके ऊपर एलिगेशन लगेगा? तो इंडिया भी एक तरह से बोला जाए कि इट इज नॉट फॉलोइंग द वीना कन्वेंशन, हेग्स कन्वेंशन। तो इंडिया क्या कर सकता है कि अफगानिस्तान में कोई और कंट्री के अंदर प्राइवेट मिलिशिया को फंड कर सकता है, वो तो कर भी रहा नहीं, होगा। आपने जो आंसर दिया ना वो आपने ये दिया कि इंडिया जो है, इंडिया को दूसरे लोग चाहिए कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं मिलिट्रली। मैं मिलिट्रली नहीं कह रहा, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के सिटीजन को ये बोला जाए कि हम आपको सिटीजनशिप देंगे, आप जो है इंडियन सिटीजन कहलाओगे, तो कैसे लड़ोगे? आपको लड़ना कैसे दोगे? कैसे पड़ेगा। वेरीफाई करोगे कि आप आपके साथ लड़ रहे हैं? हो सकता है ना कि वैसे बहुत लोग होंगे, सांप होंगे जो इंडिया में घुस सकते हैं। ठीक। तो बहुत दिक्कत है, आप वो मतलब ऐसे लोग सोच ही रहे होंगे, हम लोग बोलने के पहले ही ऐसा कर सकते हैं। तो इंडिया करता है भी ऐसा। इंडिया फंड्स तालिबान ग्रुप, एंड अनऑफिशियली, अनऑफिशियली इंडिया का टाइज अच्छा है तालिबान के साथ, बाकी सब जो डिफरेंट रीजन है तालिबान के अंदर उनके साथ, और वो तो फंड हो रही है, टीटीपी को प्रमोट करी एक तरह से अनऑफिशियली। नीड मोर सिक्योरिटी ऑन रेड सी रूट, सिपर्स टू कॉमर्स मिनिस्ट्री एट द मीट। तो अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं कि देयर इज अ इंक्रीज कोऑपरेशन, देयर शुड बी अ कोऑपरेशन इन द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। दे कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बिकॉज ओवर द नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम्स एवरीथिंग। तो यहाँ पर अल्टीमेटली सिपर्स बोल रहे कॉमर्स मिनिस्ट्री को आप प्रोटेक्ट करिए। तो कम कम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो डिस्ट्रॉयर्स, आईएनएस इम्फाल, आईएनएस विकास विशाखापट्टनम भेजेंगे वहां पर, ऐसे ही होगा। ये रेड सी को रेड क्यों बोलते हैं, कोई बता सके तो? सही क्वेश्चन, सही क्वेश्चन है। सोचे थे वो पहले, लेकिन सही। अगर किसी को पता हो हम्म। तो रेड करो ना। सी रिफ्ट। थिंक इसमें जो बैक्टीरिया होता है रेड सी के अंदर, उसके लिए फेमस है, उसके लिए इसको रेड सी बोलते हैं। साइनो बैक्टीरिया होता है आई गेस। Yes. तो साइनोबैक्टीरिया का नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, हम्म। जो ग्रीन रेड बना देता है, इसलिए इसका नाम रेड इसलिए रखा गया। तो इसका ठीक है, कोस्टल एरिया जितना होता है वो पूरा रेड होता है, हमारे यहाँ ग्रे होता है। ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ कि फिर एक क्वेश्चन ये भी है कि ब्लैक सी को ब्लैक क्यों बोलते हैं? आप क्वेश्चन तो ब्लैक। आप पूछते हैं। नहीं पता। डेड सी तो पता है कि इसमें सॉल्ट कंटेंट बढ़ाया रहता है, डेड सी बोलते हैं। तो ब्लैक सी को ब्लैक मैं बता देता हूँ क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मेटल मिलता है, और डेड प्लांट्स एंड एनिमल मैटर्स का जो रिमेन्स होता है वो इसका कंसंट्रेशन ब्लैक स्लज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस वजह से उसको ब्लैक बोला जाता है। मतलब हम्म, इसका जो पानी होगा आपको ब्लैक कलर में ही दिखेगा। ठीक। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल। ब्लैक सी के वाटर में हाइड्रोजन सल्फाइड की कंसंट्रेशन जो होती है वो हाई होती है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल। एसबीआई रेजेस 250 मिलियन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड इसको बोलते हैं। तो कर सकते हैं ग्रीन बॉन्ड फॉर द फंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट, ग्रीन नोट्स, तो की वर्ड इसको लिख सकते हैं। राम मंदिर एंड टेम्पल, राम टेम्पल इन अयोध्या।
16 feet high, east to west length, 392 pillars, 3 story, रामलला सैंक्टम सैंक्टोरम बीच में होगा, एक शिखारा होंगे, ये मंडपम हो गया, बीच में गर्भगृह शिखारा, हाई प्लिंथ, ये प्लिंथ हो गया, इस पर रेस्ड प्लेटफॉर्म हो गए, नो आयरन हैड बीन यूज्ड, नो आयरन, एग्जैक्ट, एनवायरमेंटल वाटर कंजर्वेशन, लेफ्ट ग्रीन, रैंप होंगे, सेपरेट ब्लॉक्स, पिलग्रिम के लिए फैसिलिटी सेंटर होंगे, मंदिर में डेडिकेटेड टू सूर्य, भगवती, गणेश, शिव, नॉर्थ साउथ में अन्नपूर्णा, हनुमान, तो मंडप भी रहेंगे। 22 को प्राण प्रतिष्ठा होगा, अभिजीत मुहूर्त। सबसे खतरनाक मतलब ये तो मैं ट्विटर में भी देख रहा था आज सुबह, जेफरी एम्स्टीन केस, यूएस में अभी इतना ही बड़ा है, बहुत बड़ा इशू हो गया यूएस में अभी, एक तरह से पता है प्रवेश तुम्हें ये चीज, आईआर क्या से चीज? रिलेटेड नहीं है, इन जनरल बता रहे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो नहीं, मुझे नहीं पता। जेफरी जो एप्स्टीन है, तो एक तरह से बोला जाता है, पहले क्या रहा, एक कॉन्स्पिरेसी केस में था एक तरह से, कि ऐसा एक आइलैंड है जहां पर पीडोफिलिया को प्रमोट किया जाता है, मतलब अंडर एज गर्ल्स, बॉयज, इवन बॉयज 14 ईयर्स 13 ईयर्स, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बिलियनर और पॉलिटिशियन, एकेडमिक स्टार वहां जाते हैं, और वो सब समझ रहे हो, उसके बाद फिर वैसा सा, तो एक कॉन्स्पिरेसी केस था बाय द राइट, ऑल्ट राइट जो वहां पर है, तो कॉन्स्पिरेसी तो, लेकिन फिर यूएस अटॉर्नी मैनहट्टन देन प्रोसिक्यूटेड एप्स्टीन फॉर्मर गर्लफ्रेंड, तो उसके बाद लॉ सेट फाइल हुआ, और अभी जाकर के एक लिस्ट, कुछ कुछ लिस्ट रिलीज हुआ, जिसमें एक एलिगेशन है कि स्टीफन हॉकिंग उसमें, समझ रहे हो प्रवेश? ठीक है। तो मतलब कि कितना मतलब दुर्भाग्य चीज है, कोई बोल नहीं सकता। मानसी वन टेक अप फाइनेंशियल एक्सप्रेशन। ओके कौशिक। तो डिसइन्वेस्टमेंट, तुम्हें पता होना चाहिए कि डिसइन्वेस्टमेंट सिंपल मीनिंग क्या होता है कौशिक, वो बता दो पहले। जो स्टेक है गवर्नमेंट का, वो कम करते हैं, हाँ, और रिड्यूसिंग ऑफ द स्टेक इन द गवर्नमेंट। स्ट्रैटेजी मतलब होता है स्ट्रैटेजी 51% से नीचे करते हैं, मतलब कि स्ट्रैटेजिक हो जाता गवर्नमेंट का है, कंट्रोल, ओनरशिप है गवर्नमेंट का वो खत्म हो कंट्रोल जाएगा। रहता है। हाँ बट स्टिल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है स्ट्रैटेजिक में, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट किया बट स्ट्रैटेजिक इसलिए बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास कंट्रोलिंग पावर स्टिल रहती है। स्ट्रैटेजिक तो में कंट्रोलिंग 50 पावर खत्म हो जाती है, और नॉर्मल नहीं हो, डिसइन्वेस्टमेंट। मानसी, स्ट्रैटेजिक इसलिए तो बोल रहे हैं ना उसको। ये अगर नीचे हो गया तो उसका मतलब यही है ना कि जो जितनी भी पावर है वो सारी प्राइवेट के हाथ में चली गई। हाँ तो लेकिन इसमें 51 से कम नहीं होती है, नहीं, वो मतलब हम बात 50 या 51। When the वो तो government sells डिसइन्वेस्ट, majority shares in the enterprise, this is strategic disinvestment. बट कंट्रोलिंग पावर स्टिल रहती है मेरे हिसाब से उसमें, Majority इसीलिए share, उसको बोल रहे हैं ना। selling minority share of the public enterprises to another entity, it is called a disinvestment. और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि रिडक्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, और स्ट्रैटेजिक मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर टू द अदर सम एंटिटी, ऑलमोस्ट टू द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, फिर मूव टू जॉबलेसनेस एट 3 मंथ लो, तो मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है। लेबर पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, और इसमें हम बात करते हैं कि वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना चाहिए। राइट नाउ शेयर 34% है। एंड इम्पोर्टेंट बॉडी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है। तो रूरल रिलीफ एंड अर्बन वॉइस, तो अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट
रिलेटिवली हम बोले तो इट इज़ हायर कंपेयर टू रूरल एरियाज। तो डिफरेंट मंथ्स के लिए ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी दे रखा है। सो दिसंबर में इट वाज एट 8.65%। तो एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि 8 से 9% के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। एंड दिस डेटा इज पब्लिश्ड बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। सो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है प्रवेश? आईपीओ लिखा है ना। ये मानसिक ये होता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं इसको, जिसमें आप जो अपनी कंपनी के शेयर हैं वो पहली बार पब्लिक में डालते हैं ताकि उनको उनके अंदर जो है कोई इन्वेस्ट कर सके। तो ये कौन सी मार्केट में इशू होता है? सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी में होता है। इनिशियल है ना, तो प्राइमरी में होगा। सेकेंडरी मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो फिर उन्हीं शेयर्स का। बूस्टिंग वैल्यू चेन, तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस को अगेन कम करने के लिए और उसको रोबस्ट बनाने के लिए वी आर हैविंग द लॉजिस्टिक्स पॉलिसी ऑल्सो। उसके अंडर पीएम गति शक्ति प्रोग्राम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमने बात करी डिफेंस कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, तो दैट्स important. So I would urge the entire industry to support the domestic procurement and domestic value within your final product to the highest level possible. तो ये कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, डोमेस्टिक रॉ मटेरियल्स को ज्यादा बाय करो instead of importing them. So crude oil imports from Russia may bounce back again. तो recently वही जो हमने बात करी कि $60 अ बैरल जो प्राइस था उससे आप ज्यादा में बाय नहीं कर सकते थे रशिया से। सो वो भी बिकॉज जो सैंक्शंस लगाए गए रशिया के ऊपर बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर, बट उनका इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। एंड इतना लंबा टाइम हो गया वी सॉ कि इंडिया का जो शेयर था ऑफ रशियन क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स इट इंक्रीज अप टिल 4%, जो कि एक टाइम पे सिर्फ 1% होता था, बट अगेन वहां पे इट इज रिड्यूस बाय समवेयर अराउंड 20%। तो अभी बिकॉज अगेन टेंशंस आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द अटैक बाय द हूथी रेबल्स, सो इट माइट अगेन बी विजिबल कि हम फिर से ऊपर रशिया के ऊपर थोड़ा ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं। तो रशियन यूरल माउंटेन रेंज जो है इन दी वेस्टर्न रशियन बॉर्डर के पास। सो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल प्राइस हम इंपोर्ट कर रहे थे तो $3 पर बैरल का हमें डिस्काउंट मिल रहा था। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे थे। तो ये लिखा भी है कि कंट्रीज क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया इज फॉलन due to lower arrivals of Urals caused by disruptions in Russian Black Sea port loading operations due to bad weather conditions. So budget making exercise की हमने पूरी बात करी है in the GS3 economy series. So right now again budget is being formulated and some have reached the implementation phase already. तो डिमांड फॉर ग्रांट्स की हमने बात करी कि हर एक मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी जाती है कि वो कितना डिमांड चाहते हैं, उसको हम डिमांड फॉर ग्रांट्स बोलते हैं। बजट मेकिंग हेडवे, स्मॉल प्रोजेक्ट्स इन हेल्थ, एग्रीकल्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रोल्ड आउट ऑलरेडी। So government ways easing the visas for the Chinese professionals. So this is to meet the demand from broader industry for easing of the visa norms for Chinese professionals and technicians, given the need to get their machinery installed and manufacturing processes running. तो जो हम machines और technically बात करते हैं तो again उनके जो professionals हैं वो ही आके उसको actually install कर सकते हैं, because technical know-how में जो gap है because of that। तो अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो जो इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जो प्रोसेस है, वहां पे अगेन फिर से डिस्ट्रप्शन हो सकता है। बाकी इंडियन इकोनॉमिकल सर्वे जो ऑफिसर्स होते हैं, इनका मेन काम दूसरा कहाँ कहाँ पर है? इनका मेन काम वो ये कि दे गेट पोस्टेड इन दिल्ली एंड इकोनॉमिक सर्विस है तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में उनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इन अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में भी और डेटा मैनेजमेंट में जो कैलकुलेशंस है ओनली रिगार्डिंग द इकोनॉमी और जो पॉलिसीज है
तो जो पेपर वर्क है या हम बोले कि इन द बैकग्राउंड जो मेन वर्क है उसमें उनका मेन रोल रहता है और फंक्शन रहता है। तो आज तक ऐसा कभी हुआ है कि मतलब इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी कोई आईईएस ऑफिसर, या मतलब ऐसा हो सकता है कि आईईएस ऑफिसर भी इतने लेवल पे पहुंच सकते हैं? नहीं। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि आईईएस ऑफिसर्स सेक्रेटरी लेवल पर तक वैसे आईएएस पहुंचते हैं। ऑफिसर अधिकतर प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक काउंसिल में रहते हैं, एडमिन एडमिनिस्ट्रेटिव में हाँ, नहीं रहते। एडवाइजरी नेचर में वहां पे हो और सकता है उसमें आते हैं प्रमोशन, एनएचए क्योंकि में बनते हैं, एनएचएआई में बनते हैं, बाकी जगह बनते हैं आईएएस अफसर। लेकिन टॉप जो है ना उसमें मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इस तरीके से सेक्रेटरी पोस्ट इस पे नहीं होता है। जो हाई लेवल पे हो इकोनॉमिक एडवाइजर और एडवाइजरी काउंसिल्स जो है उसमें प्रमोशन होता है, तो दैट्स देयर। एंड वी शुड आल्सो नो कि इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तो वी अनंत नागेश्वरम सर इज देयर, ही इज देयर इन द तो इनका पिक्चर। मेन काम क्या होता है मानसी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है इनका? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है कि प्राइम मिनिस्टर को अगेन एडवाइजेस देना, जैसे कि अगर अभी हम बात करें कि कोविड-19 में जो सिचुएशन हुई या मॉनेटरी पॉलिसी के फिस्कल पॉलिसी के रिगार्डिंग क्या पॉलिसी एक्शंस होने चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर या जो गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम है इकोनॉमिक सर्वे निकालना। सर्वे निकालना, वो तो एडवाइजरी रोल कहाँ आया फिर? सर्वे तो वो तो होगा, वो तो पूरी टीम होगी। इंडिविजुअली अगर हम बात करें इस चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आंसर किया आपके क्वेश्चन को। तो आदित्य एल1 मिशन बात कर चुके हैं इन डिटेल, सिग्निफिकेंस ऑफ द एल1 पॉइंट। तो यूपीआई पेमेंट्स के लिए चार्जेस के ऊपर बात हो रही है कि मतलब मॉनेटरी स्मॉल अमाउंट एप्लीकेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। So the long term perspective, reasonable charge not on the small merchants but the larger merchants it will come, and the person says कि I don't know when it will come, whether it is 1 year 2 years 3 years down the line, but वही कि जो small merchants है उनके ऊपर applicable नहीं होगा, but जो बड़े merchants है उन पे होना चाहिए। reasonable charge टर्म लिखा हुआ है, तो reasonable होना चाहिए। So DLAI or face compliant with the RBI Omnibus SRO framework. So DLI is the FinTech Industry Bodies, Digital Lenders Association of India and FinTech Association for Consumer Empowerment FACE. So अभी RBI ने जो कुछ अगेन फ्रेमवर्क और जो गाइडलाइंस भी इशू करी थी डिजिटल लेंडिंग के अराउंड, उसके अराउंड कंप्लायंस की बात हो रही है एंड लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो यहाँ पे जो डिजिटल लेंडिंग एप्स के अराउंड भी इशू है कि डिजिटल एंड साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, सो उसको कर्व करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए लेंडिंग एक्टिविटीज एंड देन पर्सनल लोन के अराउंड लेंडिंग एक्टिविटीज जो उनको रेगुलेट करने के लिए भी आरबीआई ने रिसेंटली वी सॉ कि जो रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो आपको 125% बैंक्स को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। तो फिनटेक सेक्टर जैसे हमने बात करी एप्स लाइक पेटीएम है एंड अगर आप बाकी एप्स की भी बात करते हो तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फिनटेक सेक्टर। तो जैसे जैसे अगेन डिजिटल है तो चांसेस ऑफ राइज इन साइबर फ्रॉड्स भी इंक्रीज होगा विद टाइम। तो कीवर्ड्स यहाँ पे यही है, डीएलआई, फेस और एसआरओ फ्रेमवर्क। तो माइक्रोसॉफ्ट एड्स एआई बटन टू कीबोर्ड्स टू समन दी चैट बॉट्स। तो अब
कीबोर्ड में आपको एक AI बटन भी मिलेगा, सो इट इज एडिंग दैट बटन टू विंडोज कीबोर्ड दैट वुड पुल अप द टेक जायंट्स को पायलट सर्विस। तो मतलब आप बटन प्रेस करोगे तो सामने की स्क्रीन पे आ जाएगा एंड यू कैन आस्क एनीथिंग। चाइनाज BYD हमने बात करी थी, ऑटोमोबाइल कंपनी है, मेजरली इलेक्ट्रॉनिक कार्स में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। स्किलिंग एंड ग्रोथ, हम हमेशा बात करते हैं कि स्किल्स एंड अपस्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में स्किलिंग। एंड हमने स्कीम्स की बात करी, तो औशिक आप स्कीम्स कुछ बता सकते हो रिगार्डिंग स्किल इंडिया? लाइक एक तो मिशन ही है। इसमें अर्न वैल्यू लर्न हो सकता है, स्किलिंग में प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट में आ जाएगा, या फिर कौशल विकास योग। हाँ कौशल विकास योजना हो गया, ऐसे ही बोल सकते। अटल इंक्यूबेशन सेंटर हो गया स्किलिंग में। हाँ, T+0 बात कर चुके हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है। ट्रेडिंग डे प्लस सेटलमेंट सिस्टम की बात हो रही है, जो ट्रेड्स आप करते हो कैपिटल मार्केट में। Digital dominance, so online first retailers now make up to two-thirds of the sale generated by the 10 largest global retailers. Threefold increase हुआ in last 10 years. So इंडिया में अभी as of now we are not having an e-commerce policy, but again हमने जो देखा है कि soon there be a dedicated policy on this, so it is like a work in progress as of now. So COVID-19 की वजह से we saw acceleration in the e-retail adoption, some market sustaining uptick. सो ग्रोथ की अगर हम बात करें इंडिया की ओवर द प्री कोविड ईयर्स 2015 और 19 के बीच में, और 2021-23 पोस्ट कोविड, तो यहाँ पे चाइना, ब्राजील, US, इंडोनेशिया और इंडिया के लिए भी, इंडिया में VC की 1.2 से 1.4 टाइम्स सस्टेन पेनिट्रेशन अपटिक हुआ है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री की अगर हम बात करें पेनिट्रेशन, द कंज्यूमर मार्केट, तो राइट नाउ वी आर एट 8 to 12 billion dollars annually since 2020, and it is now at 57 to 60 billion dollars, मतलब इतना इंक्रीज हो चुका है। So we have grown at around 25%, compound annual growth rate जो है that is 25%. So this we know, ये quickly आप प्रवेश बता दो, why truckers are against the new penal provisions. यहाँ पर in this topic we have a new law which is having a stringent provision of 10 years jail over the truckers who commit the hit and run thing, who hit the person and do not call the police, do not call the ambulances, do not admit the patients in the hospitals, and they run. In that case, the truck drivers will be subjected to 10 years jail and 7 lakh penalty. So this is the news against which the Truckers Association approached the India's protection. ठीक है, तो एक्ट भी हमें यहाँ पता होना चाहिए, मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम 0 रुपीज 2 lakhs, एंड भारतीय न्याय संहिता में जो अमेंडमेंट अभी किया गया वो 10 years एंड 7 लाख फाइन। तो 18% जो टोटल रोड एक्सीडेंट डेथ्स हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ हिट एंड रन केसेस इन 2022, 18%। तो उसको हिट हम एंड रन केस तो वो तो किसी भी व्हीकल से हो, मतलब नॉर्मल हाँ कार से भी तो उस पे भी एप्लीकेबल होता है, तो ट्रक्स में इतने ज्यादा वो अगेंस्ट क्यों देखने के लिए मिल रहा है उस चीज के लिए? कि हिट एंड रन तो सभी के ऊपर अप्लाई है ना, सिर्फ ट्रक्स के लिए थोड़ी है हाँ कि सिर्फ ट्रक। अप्लाई होता है, लेकिन ट्रक्स की अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं जो रात को ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो उनमें ज्यादा केसेस देखे जाते हैं, और पीनल प्रोविजंस जो है वो फिर उनको ये लगता है कि अल्टीमेट ब्लेम ट्रक्स के ऊपर ही आता है, क्योंकि जो साइज ऑफ द व्हीकल है वो बड़ा है, तो मतलब अल्टीमेट ब्लेम हमेशा वो ये कंसर्न शेयर कर रहे हैं कि हमारे ऊपर ही ब्लेम आता है अगर गलती ना भी हो।
ओके दिव्या, हिंदी न्यूज़पेपर ले लो। यस मानसी। देखिए, सफाई में कुप्रबंधन के जोखिम, जब हम बात करते हैं कि इस टाइम पर स्पेस में जाने की बात की जाती है और एआई टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, लेकिन जब हम सफाई के उसमें देखते हैं तो हमें अभी भी ये देखने के लिए मिलता है कि जब नालों की सफाई की बात आती है, सीवर की सफाई की बात आती है, तो वहां पर फिर भी इंसानों को ही उसकी सफाई करने के लिए जाना पड़ता है। तो उस दिशा में कोई क्यों नहीं सोचता कि उस चीज को भी ज्यादा प्रमोट किया जाए, कि वहां पर भी मशीन्स का यूज किया जाए। जैसे कि जब हम बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद में जेटिंग मशीन और बंदीकुट की लीचिंग के थ्रू मशीन डेवलप की गई है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम में रोबोटिक मशीन और सीवर क्रज जैसी मशीनों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पर उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला कि इंसानों की जगह उनका यूज किया जाए। तो उसकी तरफ किस तरह से ध्यान दिया जा सकता है, इस बात को देखा जा सकता है। जब हम कानून की बात करते हैं तो 2013 में कानून आया था कि जो लोग हाथों के जरिए मैला उठाने का काम करते हैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा, और अगर कोई उस कानून का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की सजा का प्रावधान होगा। लेकिन फिर भी हमें ये चीज कंटिन्यूअसली देखने के लिए मिलती है कि इंसानों को ही वहां पर उतारा जाता है। तो उसके लिए क्या चीजें की जा सकती है? अगर हम इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट, जो ये गैसेज है, देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलती है। इनकी वजह से जब हम बात करते हैं, जो बिना इनको प्योर किए ही नालों में या फिर जो समुद्र में या फिर जो नदी है उनके अंदर छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो भी पोल्यूटेड होता है। तो उस चीज को भी सुलझाने की जरूरत है कि जैसे अगर हम पिछले 2022 की बात करें तो 3,000 कर्मचारियों की जान चली गई उसी चीज को साफ करने के लिए। तो उनको किस तरह से सही किया जाए? जब मुआवजे की बात आती है तो वो भी पूर्ण रूप से नहीं मिलता, जहां पर भी लापरवाही देखने के लिए मिलती है। तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जो लोग सफाई के दौरान मर रहे हैं, जो उनको सुविधाएं उनकी फैमिली को मिली चाहिए, कम से कम वो तो पूर्ण रूप से प्रोवाइड की जानी चाहिए। अगर किसी की डेथ होती है तो 30 लाख रुपए, और अगर किसी की विकलांग या फिर कोई और दिक्कत बनती है तो सिर्फ 20 लाख से या फिर जो 10 लाख का जो मुआवजा है वो पूर्ण रूप से प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए उन चीजों के प्रति। इसके अलावा देखने के लिए मिलता है कि उनकी जो सैलरी है वो बहुत कम रखी जाती है। जो मिनिमम सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, जैसे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, मास्क या फिर सूट या फिर ग्लव्स, ये सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड ही नहीं करवाई जाती। तो उनके ऊपर काम किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो जल अपशिष्ट जल को छोड़ दिया जाता है उसको मशीन्स के थ्रू उसके बाद वहां छोड़ा जाना चाहिए, ताकि जो और पोल्यूशन हो रहा है वो ना हो, उसको रोका जा सके। इनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? हरित बुनियादी ढांचे अपनाए जा सकते हैं। अर्ध भूमि जो होती है उनका निर्माण कराया जा सकता है। जो वर्षा उद्यान होते हैं उनको बनाया जा सकता है। छतों पर बगीचे लगाए जा सकते हैं। बारिश का जो पानी होता है उसको स्टोर करने के लिए और उसको यूज करने का प्रावधान किए जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर इन चीजों को अपनाया जाएगा तो जो पानी है उसको भी सेव किया जा सकता है, जो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, और जो प्रॉब्लम्स होती है उनको भी सोल्व किया जा सकता है। तो जो बुनियादी स्तर पर स्ट्रक्चर निर्माण किए जा रहे हैं उनमें बदलाव लाने की जरूरत है। जैसे 50% अपशिष्ट जल अनुपचारित ही समुद्र में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर हम देखते हैं मरीन लाइन भी इफेक्ट होती है। तो उसको किस तरह से सारे कचरे को एक जगह इकट्ठा कर कर उसको पुनर्चक्रण कर कर उसे दोबारा किस तरह से प्रयोग में लाया जाए, उस चीज के ऊपर बल दिया जा सकता है। जहाँ नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसी गैसों का जो प्रयोग है वो कम होगा, जिसकी वजह से जो सोइल फर्टिलिटी कम हो रही है उसमें भी हेल्प मिलेगी। तो उस चीज को उच्चारित कर कर उसके बाद छोड़ना चाहिए, उस चीज के ऊपर कहा गया है। मेरे लिए भौतिक सम्मान और गर्व के साधन कभी भी विज्ञान